हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं आज अपने वीडियो में आप लोगों को अगले टेंस के बारे में पढ़ाने के लिए आया हूं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में भली भांति पढ़ा लिया है, बता दिया है, समझा दिया है। दोस्तों, अब हम आगे की स्टेप में लेते हैं। हमारा जो तीसरा टेंस है जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, इसकी हिंदी जो होती है भविष्य अनिश्चित काल या भविष्य अनिश्चित काल। दोस्तों, इस टेंस की जो पहचान होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, इसमें ये पहचान होती है कि वाक्य में आई हुई क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा होता है। दोस्तों, जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी हिंदी जो हमारी होती है वह भविष्य अनिश्चित काल होता है या भविष्य अनिश्चित काल होता है। इस टेंस की पहचान हमारी ये होती है कि जो हिंदी का वाक्य हमारे सामने दिया होता है उस हिंदी के वाक्य में जो क्रिया आई होती है उस क्रिया के अंत में इनमें से कोई न कोई एक शब्द लगा होता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये शब्द जो होने चाहिए क्रिया के अंत में लगे होने चाहिए। अनुवाद बनाने का रूल्स होता है दोस्तों कि अगर वाक्य हमारा साधारण अगर होता है तो साधारण वाक्य के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता की अंग्रेजी, और कर्ता के बाद इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों वह है शैल और विल। यानी हमें सबसे पहले कर्ता लिखना है, कर्ता के बाद शैल या विल लिखना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। अगर वाक्य हमारा नकारात्मक अगर हो जाता है, अगर वाक्य हमारा नकारात्मक वाक्य हो तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है शैल या विल में से जो भी लगना होगा सब्जेक्ट के मुताबिक हम लिख लेंगे, नॉट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अंत में फुल स्टॉप। तीसरा जो हमारा वाक्य होता है वो हमारा होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अगर वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है तो सबसे पहले हमें अपने सब्जेक्ट यानी कर्ता के मुताबिक शैल या विल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्रयोग कर लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। दोस्तों, कहने का मेरा मतलब ये है कि फ्यूचर जो हमारी इंडेफिनिट टेंस होती है इस टेंस में चाहे वाक्य साधारण हो, नकारात्मक हो या प्रश्नवाचक हो, हमें तीनों स्थितियों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। और हमने आपको बताया कि इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वह जो होती है शैल और विल है। अब सबसे पहली बात आपको जरूरी ये हो गया कि हम देख रहे हैं कि हमें तीनों प्रकार के वाक्यों में शैल और विल का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले ये हम समझ जाएं कि किन कर्ताओं के साथ हमें सब्जेक्ट के, किन कर्ताओं के साथ हमें कौन सी सहायक क्रिया यूज करनी है। दोस्तों, इस चीज को मैं यहाँ पे नोटेबल कर दे रहा हूँ। पहला पॉइंट में आपको देखना है कि यदि हमारा कर्ता, दिमाग में रखनी है बात, कर्ता ही होगा, सी होगा, नाम होगा, यू होगा, वी होगा, दे होगा, एक वचन की संज्ञा होगी और बहुवचन की संज्ञा होगी। एक वचन की संज्ञा और बहुवचन की संज्ञा। दोस्तों, फिर से विचार करें, कर्ता अगर हमारा ही, सी, नाम, यू, वी, दे, एक वचन और बहुवचन की संज्ञा हो तो इनके साथ हमें कन्फर्म है कि विल का प्रयोग करना है। ये चीज अपने दिमाग में रखनी है। दूसरी बात कि दो ही ऐसे प्रोनाउन या कर्ता हैं आई और वी। सॉरी, यहाँ पर देखिए हमने गलत लिख दिया है, इसमें वी नहीं होगा। फिर से देखें, कर्ता ही,
सी, नाम, यू, दे। एक वचन की संज्ञा या बहुवचन की संज्ञा होगी तो उसके साथ हमें विल का प्रयोग करना है। आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हमें शैल का प्रयोग करना है। ये हमने आपको बताया कि कौन से कर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया यूज की जाती है। हमने लिखा है कि अगर हमारा कर्ता ही होगा, सी होगा, नाम होगा, यू होगा, दे होगा, एक वचन बहुवचन की संज्ञा होगी तो हमें समझ लेना है कि उनके साथ हमें सहायक क्रिया विल का प्रयोग करना है। और यदि हमारा जो कर्ता होगा वह आई और वी होगा तो उसके साथ हमें शैल का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के बाद, अब मतलब नियम को बतलाने के बाद मैं आपको अब इस चीज को एग्जाम्पल पे लेता हूँ। अगर एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे कह दिया जाएगा राम अपनी पुस्तक, राम अपनी पुस्तक पढ़ेगा, राम अपनी पुस्तक पढ़ेगा। ये वाक्य हमारा साधारण है। इस वाक्य का डूअर यानी कर्ता राम है, क्रिया हमारा है पढ़ना। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी अगर लिखते हैं हमारा तो हमारा राम हो गया। अब राम के साथ हेल्पिंग वर्ब हमें इस शैल और विल में से क्या लगनी होगी, तो यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया है कि नाम होने पर हम विल का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा राम विल। फिर बच गया हमारा कर्म अपनी पुस्तक, क्योंकि राम लड़का है इसलिए अपनी की अंग्रेजी ही लिख देंगे और ये बुक हो जाएगा। इसी तरह से वे घर जाएंगे, वे घर जाएंगे। अगर अनुवाद इसका बनाएं तो वे की अंग्रेजी हो गया दे और दे के साथ में विल, दे विल। क्रिया हमारी है जाना, जाना की अंग्रेजी हम लिख देंगे क्या, गो। और घर की अंग्रेजी हम क्या लिख देते हैं, होम लिख देते हैं। इसी तरह से शीला पत्र लिखेगी, शीला पत्र लिखेगी। सब्जेक्ट हमारा शीला है तो हमने लिख दिया शीला। नाम है इसलिए विल हो गया। और लिखेगी, लिखेगी की अंग्रेजी, लिखना की अंग्रेजी राइट अ लेटर, शीला विल राइट ए लेटर। इसी तरह हो जाएगा मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, मैं उन्हें पढ़ाऊंगा। इसका अगर आप अनुवाद बनाते हैं तो आपका सब्जेक्ट मैं है और इसकी अंग्रेजी आई होती है। और हमने आपको बता रखा है कि आई के साथ हमें शैल का प्रयोग करना होता है, यानी ये हो जाएगा आई शैल। पढ़ाना का अंग्रेजी हो जाएगा टीच। और ये शब्द हमारा है उन्हें, इस उन्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, देम हो जाएगी। इसी तरह से वह तुम्हें बुलाएगा, वह तुम्हें बुलाएगा। अनुवाद अगर बनाते हैं तो वह की अंग्रेजी हमारा हो गया ही और ही के साथ में सहायक क्रिया हो गया विल, यानी ही विल। बुलाना, बुलाना का अंग्रेजी हो जाएगा काल। अब तुम्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू, यानी ही विल कॉल यू। दोस्तों इसमें एक नोटेबल पॉइंट है, उस नोटेबल पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। यदि वाक्य में अवश्य शब्द हो, अवश्य शब्द आया हो, यानी हमें ये देखना है कि वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट ही टेंस का होगा, लेकिन उस वाक्य में अगर अवश्य शब्द आ गया हो तो उसका अनुवाद बनाने का रूल्स थोड़ा चेंज होता है। जैसे अगर मैं कह दूं कि तुम मेरी मदद करोगे, एक वाक्य ये हो गया। और दूसरा वाक्य आप ले लें कि तुम मेरी मदद अवश्य करोगे, अवश्य करोगे।
इसी तरीके से मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, मैं उन्हें पढ़ाऊंगा। और दूसरा वाक्य और ले लिया गया, मैं उन्हें अवश्य पढ़ाऊंगा, अवश्य पढ़ाऊंगा। दोस्तों, हमने नोटेबल में आपको समझाया है कि यदि जो वाक्य फ्यूचर का हो अगर उसमें अवश्य शब्द आ जाता है। दोस्तों, यहाँ की जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि अनुवाद बनाते समय कर्ता ही, सी, नाम, यू, दे, एक वचन, बहुवचन की संज्ञाओं के साथ हमें विल का प्रयोग करना है और आई तथा वी के साथ हमें सेल का प्रयोग करना है। लेकिन ये बात बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, बिल्कुल उल्टी हो जाती है जब वाक्य में अवश्य शब्द आता है। तो इस कंडीशन में आप अनुवाद बनाते समय अगर वाक्य में अवश्य शब्द हो तो जिस कर्ता के साथ जो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस लगनी है, अगर उस हेल्पिंग वर्ब को अगर हम चेंज कर देते हैं, चेंज करने का मतलब कहने का आशय ये है कि अगर वाक्य में अवश्य होगा तो अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा जिसके साथ हम स्वाभाविक रूप से सामान्य रूप से सेल का प्रयोग करते थे, अगर इनके साथ अगर हम इस क्रिया बिल का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे उसमें अवश्य की अंग्रेजी हो जाएगी। बात नहीं समझ में आ रही? तो यहाँ पे आए, तुम मेरी मदद करोगे, इस वाक्य में अवश्य अवश्य नहीं आया है, इसलिए जब इसका अनुवाद अगर हम बनाते हैं तो ये हो जाएगा यू और यू के साथ सहायक क्रिया बिल और मदद करना का अंग्रेजी हेल्प, और मेरी, मेरी की अंग्रेजी क्या हो गया? मी, यानी यू विल हेल्प मी। लेकिन अंतर क्या है? ये वाक्य ही ये वाक्य है, लेकिन बस अंतर केवल इस शब्द का है। इस कंडीशन में जब अब इस वाक्य का आप अनुवाद बनाएं तो अगर वाक्य में अवश्य शब्द हो तो अब इस यू के मुताबिक पिल लगना चाहिए, लेकिन आप इसके साथ अब क्या कर दें? शैल लगा दें, यानी यू शैल हेल्प मी, यू शैल हेल्प मी। इसी तरह से मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, नियम के अनुसार इसका अनुवाद जो बनेगा तो आई शैल और उसके बाद टीच हो जाएगा और उन्हें की अंग्रेजी देम हो गई, आई शैल टीच देम। लेकिन मैं उन्हें अवश्य पढ़ाऊंगा तो अब यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब को विपरीत कर दें, यानी अब यहाँ आई के साथ हम किसका प्रयोग कर दें? विल का, यानी आई विल टीच देम, आई विल टीच देम। ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसा न करना सोचें तो आपको पता है कि इस अवश्य की अंग्रेजी श्योर या सर्टेन होता है। ठीक है। अगर इस तरह से अगर अपोजिट वर्ड मतलब हेल्पिंग वर्ब विपरीत न लिख करके अगर आप अवश्य की अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो सामान्य रूप से जिस कर्ता के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है उसका प्रयोग करने के बाद वाक्य में श्योर या सर्टेन लिख देंगे। ठीक है। नकारात्मक वाक्य की चर्चा करें। जैसे कह दिया जाएगा वे हमें, वे हमें पसंद, वे हमें पसंद नहीं करेंगे, वे हमें पसंद नहीं करेंगे। वाक्य नकारात्मक बन गया। अनुवाद जब इसका बनाएंगे हम तो इसका हो जाएगा दे विल नॉट, पसंद करना का अंग्रेजी लाइक, और हमें, हमें की अंग्रेजी क्या लिख देंगे? अस। कह दिया जाएगा मेरा पुत्र तुम्हारे साथ, मेरा पुत्र तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। इसका अगर अनुवाद बनाएंगे तो अनुवाद बनेगा माई सन, माई सन, और उसके बाद इस सन के अनुसार क्रिया लगाएंगे तो विल नॉट प्ले, माई सन विल नॉट प्ले, और तुम्हारे साथ अनुवाद बनाएंगे ये हो जाएगा विथ, और तुम्हारे की अंग्रेजी ही। इसी तरह से वाक्य दोस्तों अगर प्रश्नवाचक हो और क्या से चालू हो, जैसे कह दिया जाएगा क्या सुरेश क्रिकेट खेलेगा, क्या सुरेश क्रिकेट खेलेगा। अनुवाद अगर बनाते हैं तो सब्जेक्ट हमारा सुरेश है, इसके मुताबिक हम क्रिया क्या लगाएंगे? विल। ये हो जाएगा विल सुरेश, विल सुरेश प्ले, और उसके बाद
क्रिकेट हो जाएगा। जैसे अगर कह दिया जाएगा वह, या कह दिया जाएगा तुम्हारी मदद कौन करेगा, तुम्हारी मदद कौन करेगा। दोस्तों अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द कौन है तो इसका जब आप ट्रांसलेट बनाएं तो हु के साथ हमेशा आपको विल का ही प्रयोग करना है। यानी तुम्हारी मदद कौन करेगा, इसका अनुवाद होगा हु विल हेल्प यू, हु विल हेल्प यू। इस तरीके से दोस्तों मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको ज़रूर समझ में आएगी। धन्यवाद दोस्तों।